सपने हैं लहरे मंजिले हैं दूर, युवा तुम कुड़िया हाथ तेरा मिले जरूर। नमस्कार। आज हम भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जुड़े कुछ खास प्रयासों पर बात करेंगे। जी। सारी जानकारी सरकारी दस्तावेजों से ही ली है हमने, तो देखते हैं कि इन पहलों में असल में क्या है और इनका मकसद क्या है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ नीतियां नहीं, ये असल में हमारे आसपास के माहौल को बेहतर बनाने की कोशिशें हैं। हाँ, तो कहाँ से शुरू करें? शहरों से करते? हाँ, ठीक रहेगा। नगर वन योजना के बारे में जी। शायद सुना हो। इसके लक्ष्य है 2020 से 27 के बीच देश भर में 600 नगर वन और 400 नगर वाटिकाएं भी। हाँ, 400 नगर वाटिकाएं, मतलब शहरों के बीच या आसपास हरियाली। बिल्कुल, और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, ये एक तरह से शहर के अंदर या किनारे पर छोटा जंगल बनाने जैसा है। अच्छा। हाँ, मतलब जैव विविधता को बढ़ाना, अलग अलग तरह के पौधे, जीव जंतु और जाहिर है हवा पानी की गुणवत्ता सुधारना। सही बात है, शहर की भागदौड़ में ये वाकई राहत दे सकते हैं। जरूर। अच्छा, शहरों से अब थोड़ा जंगलों की तरफ चलते हैं। वन्य जीव संरक्षण, खासकर बाघ। हाँ, बाघ। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA। हाँ, NTCA 2005 में बनी थी ये, है ना? जी, 2005 में। और इनका काम है बाघों और उनके रहने की जगहों, मतलब टाइगर रिजर्व्स को मैनेज करना। और कितने रिजर्व्स हैं अब? अब देश में 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। 58? जी। सबसे नया वाला मध्य प्रदेश में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा। और ये सारे रिजर्व्स मिलकर भारत की कुल जमीन का करीब 2.5% हिस्सा है, लगभग 83,000 वर्ग किलोमीटर। 2.5% सुनने में शायद कम लगे, पर बाघों के लिए काफी जगह होगी। हाँ, उनके हिसाब से तो काफी है। और बाघों की संख्या, मैंने सुना है आंकड़े काफी अच्छे हैं। हाँ, आंकड़े तो बहुत उत्साहजनक हैं। 2022 की जो गिनती हुई उसके हिसाब से भारत में करीब 3,682 बाघ हैं। 3,682? जी। और ये दुनिया की कुल जंगली बाघों की आबादी का 70% से ज्यादा है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब संरक्षण के प्रयास काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आंकड़े यही दिखाते हैं। और इसका असर सिर्फ बाघों पर नहीं, पूरे जंगल के इकोसिस्टम पर पड़ता है। हाँ, ये तो है। साथ ही सिर्फ टाइगर रिजर्व ही नहीं, कुल जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है। अच्छा, कितनी? 2014 में 745 थे, अब 1022 हो गए हैं। हाँ। इसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी सब आते हैं। ओके। ये देश का करीब 5.4% भौगोलिक क्षेत्र कवर करते हैं। और हाथियों के लिए भी 33 अभयारण्य हैं। हाथियों के लिए भी? और वेटलैंड्स का क्या? रामसर साइट्स? हाँ, रामसर साइट्स भारत में अब 91 हो गई हैं। 91? जी। ये एशिया में सबसे ज्यादा हैं और दुनिया में हम तीसरे नंबर पर हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अच्छा, बाघों के अलावा भारत ने वो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA भी शुरू किया है। हाँ, IBCA। ये भारत की ही पहल है, अप्रैल 2023 में शुरू हुई। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है दुनिया भर की जो 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियां हैं, शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा, चीता, उनका संरक्षण करना एक साथ मिलकर। तो ये एक ग्लोबल कोशिश है। जी बिल्कुल। भारत समेत 5 देशों ने तो इसके फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर दस्तखत भी कर दिए हैं। निकारागुआ, इस्वातिनी, सोमालिया, लाइबेरिया। अच्छा, मतलब भारत इसमें लीड ले रहा है। हाँ, लगता तो यही है। वन्यजीव संरक्षण में एक ग्लोबल भूमिका निभाने की कोशिश है। पर नई तकनीक का इस्तेमाल भी हो रहा है। मैंने असम में गंगा डॉल्फिन की टैगिंग के बारे में पढ़ा था। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है। पहली बार असम में गंगा नदी डॉल्फिन यानी प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका को टैग किया गया है। पहली बार? जी, भारत में किसी भी डॉल्फिन प्रजाति के लिए ये पहली टैगिंग है। ये भारतीय वन्यजीव संस्थान WII, असम वन विभाग और एक संस्था है आरण्यक, उनका मिला जुला प्रयास है। इससे क्या पता चलेगा? इससे डॉल्फिन्स कैसे रहती हैं, कहाँ-कहाँ जाती हैं, उनके रास्ते क्या हैं, उन्हें क्या खतरे हैं, ये सब समझने में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, ये तो हुई संरक्षण की बातें। कानूनों में भी कुछ बदलाव हुए? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में? हाँ, उसमें बदलाव हुए हैं। एक नया कानून आया है, जन विश्वास अधिनियम 2023, उसके तहत। अच्छा। ये 1 अप्रैल 2024 से लागू भी हो गया है।
इसका मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण से जुड़े जो छोटे मोटे उल्लंघन हैं, मतलब जो बहुत गंभीर नहीं हैं, उन्हें अपराध की श्रेणी से हटाकर जुर्माने का प्रावधान करना। हाँ बिल्कुल, उन पर जुर्माना लगाया जाए। मकसद यह है कि कानूनी प्रक्रिया थोड़ी आसान हो, लोगों को बेवजह परेशानी ना हो और व्यापार करने में भी आसानी हो। लेकिन गंभीर अपराधों पर सख्ती रहेगी। हाँ, गंभीर अपराधों के लिए दंड वैसे ही रहेंगे। ये बस छोटे उल्लंघनों को तर्कसंगत बनाने की कोशिश है। समझ गए। कानूनों के अलावा लोगों की सोच बदलने पर भी तो जोर है। वो मिशन लाइफ। हाँ, मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये कब शुरू हुआ? अक्टूबर 2022 में। इसका आइडिया COP26 समिट जो ग्लासगो में हुई थी 2021 में, वहां दिया गया था। और इसका मतलब क्या है आम लोगों के लिए? इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपनी रोज की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करें जो पर्यावरण के लिए अच्छे हों। जैसे पानी बचाना, बिजली कम खर्च करना, कचरा कम फैलाना, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना, कचरा ठीक से मैनेज करना, खाने पीने में बर्बादी रोकना। एक तरह से सोच समझ कर चीजों का इस्तेमाल करना। मतलब प्रो प्लैनेट पीपल बनना। हाँ बिल्कुल, ये एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश है और इसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA ने भी केन्या में मार्च 2024 में हाँ, सतत जीवन शैली पर एक प्रस्ताव पास किया जो मिशन लाइफ के ही सिद्धांतों पर आधारित था, और वो प्रस्ताव भारत ने ही पेश किया था। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। जी इसी तरह की एक और पहल है अमृत धरोहर। वो वेटलैंड्स के लिए है ना? हाँ, अमृत धरोहर ये जून 2023 में शुरू हुई। ये खास तौर पर रामसर साइट्स, मतलब जो हमारी महत्वपूर्ण वेटलैंड्स हैं, उनके संरक्षण पर केंद्रित है। हमने बात की थी 91 साइट्स हैं अब। जी, तो ये योजना इन वेटलैंड्स को बचाने, वहाँ के जीव जंतुओं, पौधों को संरक्षित करने, इको टूरिज्म को सही तरीके से बढ़ावा देने और वहाँ रहने वाले स्थानीय समुदायों की आजीविका में मदद करने पर फोकस करती है। कार्बन सोखने में भी वेटलैंड्स की भूमिका होती है, तो उस पर भी ध्यान है। यानी काफी व्यापक है ये भी। हाँ, और इन सब घरेलू कोशिशों के साथ भारत ग्लोबल साउथ की आवाज भी बन रहा है। वो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुई थी। जी हाँ, अगस्त 2024 में भारत ने तीसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की वर्चुअल मेजबानी की। उसका थीम क्या था? थीम था एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण, यानी सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्लोबल साउथ को मजबूत करना। ये दिखाता है कि भारत पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर विकासशील देशों को साथ लाने की कोशिश कर रहा है। आंकड़े से शुरू करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ये बताती है कि 2021 की तुलना में देश का जो वन और वृक्ष आवरण है उसमें 1445 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। मतलब अब देश के कुल एरिया का 25% से भी ज्यादा। हाँ, और ये सिर्फ हरियाली की बात नहीं है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीधे तौर पर कार्बन सोखने की क्षमता से जुड़ा है। अंदाजा है कि हमारे जंगलों में करीब 7,285 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है। और इससे भी अहम बात यह है कि भारत ने 2030 तक जितना अतिरिक्त कार्बन सोखने का लक्ष्य रखा था, मतलब करीब 2.5 से 3 बिलियन टन, उसका एक बड़ा हिस्सा लगभग 2.3 बिलियन टन 2005 के मुकाबले पहले ही हासिल कर लिया है। ये दिखाता है कि भारत अपने वादे निभाने में कई देशों से आगे चल रहा है। हालांकि काम अभी बाकी है, जाहिर है। ये तो वाकई अच्छी खबर है। अच्छा, अगर व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ाव की बात करें तो हाल ही में एक पहल शुरू हुई है, एक पेड़ माँ के नाम। प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर इसकी शुरुआत की थी। लोगों से कहा है कि अपनी माँ के सम्मान में पेड़ लगाएं। लक्ष्य है 2025 तक 140 करोड़ पेड़। ये एक भावनात्मक अपील है ना, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के लिए। बिल्कुल, और ये पहल लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ उस विचार से भी जुड़ती है जो जीवन शैली में बदलाव पर जोर देता है। और इसी दिशा में नए इको मार्क नियम भी आए हैं सितंबर 2024 से। ये पुराने 1991 वाले नियमों की जगह लेंगे ताकि प्रोडक्ट्स पर जो इको फ्रेंडली का दावा होता है वो सही हो, लोग गुमराह ना हो। और ये लाइफ वाला पॉइंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये खपत कम करने पर फोकस करता है, जिसकी बात अक्सर कम होती है। सही बात है। अच्छा, अब बड़े लक्ष्यों पर आते हैं। भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। मतलब तब तक हम जितनी ग्रीन हाउस गैसें निकालेंगे उतनी ही सोख भी लेंगे। और एक बात और देखने वाली है कि दुनिया की 17% आबादी भारत में है, लेकिन ऐतिहासिक उत्सर्जन में हमारा हिस्सा 4% से भी कम रहा है। और हमने 2005 से 2019 के बीच
अपनी उत्सर्जन तीव्रता मतलब जीडीपी के मुकाबले प्रदूषण बढ़ाने की रफ्तार वो 33% कम कर ली है। पेरिस समझौते का लक्ष्य वक्त से पहले पूरा किया। सही कहा, और वो भी समय से पहले। और अब लक्ष्य और भी ऊंचे हैं। 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी और देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का आधा हिस्सा मतलब 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से, जैसे सोलर, विंड वगैरह। अच्छी बात यह है कि अक्टूबर 2024 तक हम इस 50% लक्ष्य के काफी करीब पहुंच गए थे, करीब 46.5%। आगे चलकर इसमें कार्बन कैप्चर और स्टोरेज यानी CCS जैसी तकनीकें भी मदद करेंगी। हाँ, वो जिसमें उद्योगों से निकलने वाले कार्बन को हवा में जाने से रोकते हैं। बिल्कुल वही। अच्छा, तो ये तो हुई उत्सर्जन कम करने की बात। जमीनी स्तर पर हवा साफ करने के लिए क्या हो रहा है? जैसे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP, ये 131 शहरों में लागू है ना? और प्राण पोर्टल पर रियल टाइम डेटा भी है। हाँ, NCAP चल रहा है और प्राणा पोर्टल पारदर्शिता के लिए अच्छा है। और इसमें जैसे आपने कहा झारखंड के 8 शहर भी शामिल हैं, तो कोशिशें रीजनल लेवल तक जा रही हैं। हवा के साथ साथ एक और चुनौती है बढ़ती गर्मी और कूलिंग की मांग, AC वगैरह की जरूरत। इसके लिए इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान यानी ICAP है। लक्ष्य है कि 2037-38 तक कूलिंग की जरूरत को 20-25% तक कम किया जाए। और इसी से जुड़ा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत बचाने वाला समझौता। भारत ने उसमें HFCs, जो ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी खपत में लक्ष्य से ज्यादा कमी की है, 50%। और 2024 के अंत तक नए उपकरणों में इनका इस्तेमाल पूरी तरह बंद हो जाएगा। बहुत अच्छे। जमीन, हवा। अब जरा समुद्र तटों की बात करते हैं। 2023 में मिष्टी योजना शुरू हुई थी। मिष्टी मतलब मैंग्रोव वनों के लिए। हाँ, मिष्टी योजना, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स। इसका मकसद है मैंग्रोव वनों को फिर से उगाना, उनको बेहतर करना। ये वन तूफानों से तटों को बचाते हैं और लोकल इनकम भी बढ़ाते हैं। और आखिर में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, उसके संरक्षण के लिए क्या हो रहा है? उसके लिए भारत का जो जैव विविधता अधिनियम है, उसे संशोधित किया गया है। अप्रैल 2024 से लागू हुआ है और अब ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF उसके साथ अलाइंड है। ये GBF एक तरह का ग्लोबल रोड मैप है। लगभग 196 देशों ने इसे अपनाया है। लक्ष्य है 2030 तक प्रकृति के नुकसान को रोकना और उसे ठीक करना शुरू करना। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो भारत कई मोर्चों पर एक साथ काम करता दिख रहा है। जंगल बढ़ाना, उत्सर्जन कम करना, हवा साफ करना, बायोडाइवर्सिटी बचाना और साथ ही लोगों को टिकाऊ जीवन शैली मतलब लाइफ उसके लिए प्रेरित करना। इसमें बड़ी सरकारी नीतियां भी हैं और एक पेड़ माँ के नाम जैसी जन भागीदारी वाली पहल भी शामिल हैं। हाँ, ये सब देखते हुए एक सवाल मन में आता है कि भारत के जो राष्ट्रीय लक्ष्य हैं या पेरिस समझौता और GBF जैसे वैश्विक वादे हैं, ये काफ़ी बड़े हैं, तो इन्हें पाने में ये जो व्यक्तिगत कोशिशें हैं जैसे लाइफ या करोड़ों पेड़ लगाना, ये सब मिलकर सामूहिक रूप से कितना बड़ा फर्क डाल सकती हैं। मतलब इन अलग अलग दिखने वाले प्रयासों का जो कलेक्टिव इम्पैक्ट है वो कितना गहरा हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। UPSC JPSC BPSC का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान। पढ़ाई का जोश दिल में उम्मीदें जगाएंगे, IAS IPS PDOC RTSP हम बन के दिखाएंगे। है हमारे रास्तों में साथ युवा तुम कुड़िया का हाथ। सपने हैं लहरे,
से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान। पढ़ाई का जोश दिल में उम्मीदें जगाएंगे। IAS IPS PDO CRT SP हम बन के दिखाएंगे। है हमारे रास्तों में साथ युवा तुम गुड़िया कहा, है हमारे रास्तों में साथ युवा तुम गुड़िया कहा, है हमारे रास्तों में